एक छोटे लड़के को जमीन पर पड़ी एक बहुत बड़ी सांप की उतरी हुई खाल मिलती है। वह उसे उठाकर इधर उधर देकर हैरान होता है। जंगल में ही पला बढ़ा होने के बावजूद उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। यह खाने लायक नहीं लगी तो उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और फिर जंगल के और भीतर बढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह इलाका कितने खतरों से भरा हुआ है। इतना छोटा सा वह किसी भी पल एक विशाल अजगर का शिकार बन सकता था। वह एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ गया। अचानक आसपास का माहौल डरावना और स्याह हो गया। तभी सामने एक विशाल अजगर दिखाई दिया जो धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ने लगा। फिर वह अजगर अचानक बोल उठा, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम असल में क्या हो? अजगर ने कहा कि वह अतीत और भविष्य दोनों देख सकता है। उसकी आंखों से मानो कोई जादुई शक्ति निकल रही थी जिससे लड़के को चक्कर सा आने लगा। और उसी अजगर की आंखों के जरिए लड़के ने अपना अतीत देख लिया। कुछ साल पहले उसका पिता उसे गोद में लेकर जंगल में भटक रहा था। एक गुफा में आग जलाकर वे सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक भयानक बाघ पिता के पीछे आ खड़ा हुआ। लड़के के पिता ने उसे देखा और जल्दी हुई मशाल उठाकर उसे डराने की कोशिश, लेकिन वह बाघ न डरा बल्कि एक ही झटके में पिता को मार डाला। इसी दौरान मशाल से बाघ की एक आंख भी जल गई। दर्द से तड़पता हुआ वह गुफा से बाहर भाग गया। गुफा में लड़का अकेला रह गया, सन्न सा बैठा हुआ। पता नहीं कितनी देर बाद वह खुद गुफा से बाहर निकला। तभी सामने से एक काला तेंदुआ आया। वह धीरे धीरे लड़के के पास पहुंचा, लेकिन लड़का डरा नहीं, उल्टा उसने तेंदुए को सहलाना शुरू कर दिया। देखने में भयानक और काला होने के बावजूद उस काले तेंदुए का दिल बहुत दयालु था। उसने लड़के को भेड़ियों के झुंड के हवाले कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ एक मजबूत झुंड ही इस इंसानी बच्चे को जिंदा रख सकता है। जल्द ही लड़का भेड़ियों के बीच पलने लगा। वह पूरी तरह झुंड का हिस्सा बन गया। उसने भेड़ियों से संवाद करना सीखा और उनकी आदतें अपना ली। वही काला तेंदुआ उसका पशु गुरु बन गया। उसने उसे जंगल में जीने के तमाम गुर सिखाए और हर कदम पर उसके साथ रहा। कुछ ही समय में जंगल में कई साल बाद भयानक सूखा पड़ गया। जंगल का आखिरी पानी का तालाब भी लगभग सूख गया और उसमें शांति शिला दिखाई देने लगी। इसका मतलब था कि सूखे के खत्म होने तक शांति का समय लागू रहेगा। इस दौरान सभी जानवरों को जंगल के शांति नियमों का पालन करना होगा। नदी और तालाब के किनारे शिकार करना मना था, क्योंकि उस समय पानी पीना मांस खाने से कहीं ज्यादा जरूरी था। सारे जानवर चुपचाप सिर झुकाकर पानी पी रहे थे, लेकिन लड़का कछुए के खोल से पानी भरकर पी रहा था। यह देख सभी जानवर उसे एक साथ घूरने लगे, क्योंकि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान औजारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन भेड़ियों के राजा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि इससे वह धीरे धीरे भेड़ियों के झुंड से अलग होता जाएगा और भेड़ियों का राजा उसे एक श्रेष्ठ भेड़िया योद्धा बनाने का यही उद्देश्य था। तो मेरा क्या होगा? मैं क्या बनूंगा? मुझे देखो मैं कैसा हूँ। अचानक सभी जानवरों ने एक भयानक शाही महसूस की। भेड़ियों के राजा ने तुरंत लड़के को अपने पीछे छिपा लिया। सामने वही दुष्ट बाघ था। उसने इंसानी बच्चे की गंध सूंघ ली थी। वह भेड़ियों के झुंड को धमकाने लगा कि लड़के को उसे सौंप दे, लेकिन भेड़ियों का राजा उससे डरने वालों में से नहीं था। मोगली मेरे झुंड का हिस्सा है, शेर खान मोगली। इन्होंने उसे नाम दे दिया है। एक इंसान को जंगल में अपनाने चले हो? वह तो बस एक इंसान है। क्या मेरा चेहरा तुम्हें याद नहीं दिलाता कि एक बड़ा हुआ इंसान क्या कर सकता है? यह इलाका मेरा है, इसलिए जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तुम धुएं से सने राक्षस। दुष्ट बाघ ने धमकी दी। बारिश का मौसम आने ही वाला है और उसी समय इस बच्चे की मौत तय है। यह कहकर वह चला गया। इसी के साथ दुष्ट बाघ और भेड़ियों के झुंड के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। जैसा अंदेशा था, बारिश का मौसम जल्दी ही आ गया। शांति शिला फिर से पानी में डूब गई। लड़का चिंता में डूबने लगा। भेड़ियों का राजा और पूरा झुंड उसके भविष्य को लेकर जोरदार बहस करने लगा। लड़के को रखना है या नहीं, इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। तभी लड़का खुद आगे आया और बोला, मैं चला जाऊंगा। भेड़ियों को अपने कारण खतरे में डालना वह नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद जाने का फैसला किया। हालांकि भेड़िया माँ उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सभी जानते थे कि इंसानों के बीच लौटना ही उसका असली ठिकाना है। आखिरकार सबसे भारी दिल से विदाई लेने के बाद लड़का और काला तेंदुआ उसकी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। वे पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। रास्ते में उनका सामना हाथियों के झुंड से हुआ। काले तेंदुए ने तुरंत लड़के को झुकने और नीचे देखने का इशारा किया, क्योंकि हाथी जंगल की परम शक्ति माने जाते हैं। उन्होंने जंगल में अनेकों चीजों की रचना की है और बाकी जानवरों के लिए वे देवताओं के समान है, इसलिए सभी जानवर उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। इसके बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। देखने में वह जगह शांत थी। तभी क्या अब मुझे भैंसों के आगे भी झुकना पड़ेगा? उसी क्षण एक सिहरन दौड़ गई। वह वही दुष्ट बाघ था। वह लगातार लड़के का पीछा कर रहा था। सौभाग्य से काला तेंदुआ समय पर आगे आया और लड़के पर होने वाले हमले को रोक लिया, लेकिन उस विशाल और शक्तिशाली बाघ के सामने काला तेंदुआ कहीं टिक नहीं पाया। जल्द ही वह हारने लगा और दुष्ट बाघ ने उसे दबोच लिया। एक ही जोरदार थप्पड़ में वह उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद दुष्ट बाघ पागलों की तरह लड़के का पीछा करने लगा है। लड़का पूरी ताकत लगाकर आगे दौड़ता है, हर कदम मौत से भरा हुआ। जैसे ही बाघ उसे पकड़ने ही वाला होता है, अचानक लड़का एक ऊंची चट्टान से कूद जाता है। सामने भागती हुई डरी सहमी भैंसों का झुंड आ जाता है, जिससे बाघ का रास्ता अस्थायी रूप से रुक जाता है। लेकिन लड़का जानता था कि जैसे ही झुंड बिखरेगा उसकी मौत तय है, इसलिए अपनी सूझबूझ से वह बस मुफ्त की सवारी लेने का फैसला करता है। लड़का एक भैंस के पैर को पकड़ लेता है और झुंड के साथ दूर तक भागता चला जाता है। पीछे रह जाता है गौस्से से तमतमाता दुष्ट बाघ। लड़का तो बच निकलता है, लेकिन अब उसके भेड़ियों के झुंड पर मुसीबत आने वाली थी। गौस्से से भरा बाघ भेड़ियों की मांद में पहुंचता है और अपना गौस्सा भेड़ियों के राजा पर उतारने का फैसला करता है। मौका पाकर चालाक बाघ भेड़ियों के राजा को अनदेखे में चट्टान से नीचे फेंक देता है और जबरदस्ती उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि उसे पता था कि सच जानने के बाद लड़का जरूर
बदला लेने लौटेगा। इधर भैंस पर लेटा हुआ लड़का चलते चलते सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो सामने भयानक भूस्खलन दिखाई देता है। भारी मात्रा में कीचड़ और पत्थर तेजी से नीचे आते हैं और लड़के को भैंसों के साथ नदी की ओर बहा ले जाते हैं। तैरना जानने वाला लड़का किस्मत से एक लकड़ी के लठे को पकड़ लेता है। वह उसी के सहारे बहते बहते एक जंगल के किनारे पहुंच जाता है। किनारे लगते ही वह बाहर चढ़ जाता है। यहीं से वह दृश्य शुरू होता है जहां उसे सांप की खाल मिलती है। अनजाने में वह विशाल अजगर के इलाके में घुस गया था। अजगर ने अपनी सम्मोहक आंखों से लड़के को हिप्नोटाइज किया और धीरे धीरे उसे जकड़ लिया। जैसे ही अजगर लड़के को निगलने ही वाला था, तभी लड़का होश में आता है और पाता है कि वह एक गुफा में है। दरअसल सामने खड़े भूरे भालू ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन यह भालू काफी बेशर्म था। होश में आते ही उसने कर्ज चुकाने की मांग रख दी। उससे खड़ी चट्टान से शहद निकालने में मदद करनी होगी। ऊंची खड़ी चट्टान पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर लड़का बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन भालू की मासूम अदाएं और यह सच कि वह उसका जीवन रक्षक था उसे मना नहीं करने देती। अब लड़का अपनी इंसानी समझ का इस्तेमाल करता है। वह एक टहनी तोड़ता है और पेड़ से लटी हुई एक लता उठा लेता है। इन दो सबसे आदिम प्राकृतिक औजारों के सहारे लड़का ऊंचाई पर काम शुरू करता है। चिंता की कोई बात नहीं, उसे चोट नहीं लगती। वह लकड़ी से लगातार छत्ते को कुरेदता है, लेकिन मधुमक्खियों के डंक की तेज पीड़ा उसे मजबूर कर देती है कि वह हाथ से लकड़ी गिरा दे। हार न मानने वाला वह लड़का अब अपने पैरों से जोर जोर से छत्ता ठोकरने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार ओह काम पूरा होते ही भूरा भालू मजे से शहद खाने लगा और लड़के का हाल यह था कि पूरा शरीर सूजन और डंक के निशानों से भर गया था। भालू ने बड़े आराम से कहा, शहद लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद लड़का वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन भालू चाहता था कि वह और शहद इकट्ठा करने में मदद करे ताकि सर्दियों के लिए भंडार किया जा सके। लड़के ने भालू को अपनी पूरी कहानी सुना दी। भालू मानवता दिखाते हुए भूरे भालू ने उसे इंसानों की बस्ती तक पहुंचा दिया। दूर से चमकती मानव बस्ती की रोशनियां देकर लड़का फिर दुविधा में पड़ गया। उसे लगा कि वह जंगल में ही ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए अगले दिन उसने वहीं रुकने का फैसला किया। सुबह वह भालू के साथ फिर से शहद इकट्ठा करता और दोपहर में एक लड़का और एक भालू नदी के किनारे मस्ती करते। वे दोनों जब खुशी खुशी खेल रहे थे, तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों तुरंत सतर्क हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़कर देखने लगे। वहाँ उनका मार्गदर्शक काला तेंदुआ खड़ा था। लड़का उत्साह से तेंदुए को अपनी बनाई हुई लता दिखाने लगा और शहद को अपनी जीत की तरह पेश किया, लेकिन काले तेंदुए ने कड़े शब्दों में उसे डांटा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने हमारी कोई बात सुनी भी है? जंगल में इन चालाकियों की कोई जगह नहीं है। अगर यह सब करना है तो इंसानों के बीच करो। काला तेंदुआ अब भी लड़के को इंसानों के पास भेजने पर अड़ा हुआ था। उसने कहा कि समय बहुत कम है और उन्हें कल ही निकलना होगा। उसी रात सोते हुए लड़के ने मानो किसी की दर्दनाक चीख सुनी। वह बाहर देखने गया। उसने देखा कि हाथियों का झुंड इकट्ठा है। पास जाकर देखा तो एक नन्हा हाथी गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। लड़का तुरंत दौड़कर अपनी बनाई हुई लता ले आया और इंसानी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए छोटे हाथी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। यह सब देखकर काला तेंदुआ सोच में पड़ गया। क्या वह लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त रहा है? लेकिन फिर भी उसने भालू को दुष्ट बाघ की सच्चाई बता दी कि वही लड़के का पीछा कर रहा है और अब तो भेड़ियों का राजा भी उसके हाथों मारा जा चुका है। अब लड़के को बचाने का एक ही तरीका बचा था, उसे इंसानों के बीच भेज देना। हालांकि भूरा भालू उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जान की खातिर वह काले तेंदुए की बात मान गया। इसके बाद भूरा भालू लड़के के पास गया और जानबूझकर कठोर शब्द बोलने लगा। नहीं, हम कभी दोस्त नहीं थे। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना। तुमने मुझे शहद दिलाने में मदद की। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या मुझे साफ साफ कहना पड़ेगा? मुझे अब तुम्हारे आसपास भी नहीं चाहिए। लड़का ये सुनकर गुस्से में बौखलाकर वहाँ से भाग गया। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तभी वहाँ एक छोटा सा बंदर आ गया। पहले से ही परेशान लड़का उसे भगाने ही वाला था कि अचानक ऊपर से दो मजबूत भुजाएं बढ़ी और उसे पकड़ लिया। बंदरों का झुंड हवा में एक दूसरे को सौंपते हुए उसे दूर ले गया और आखिरकार एक ऊंची चट्टान पर फेंक दिया। होश में आते ही लड़के ने देखा कि इस वीरान जंगल के बीच एक विशाल मानव निर्मित कहिला खड़ा है। कहिले के चारों ओर बंदरों का झुंड भरा हुआ था। स्पष्ट था कि यह जंगल के बंदरों का गढ़ है। इसके बाद लड़के को कहिले के बीचों बीच ले जाया गया। तभी सारे बंदर पीछे हटने लगे, मानो किसी से डर रहे हों। अचानक लड़के के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ निकला। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस रानी ने उसे कुछ फल खाने को दे दिए। फिर उसने अपना परिचय दिया। मैं बंदरों का राजा हूँ, मेरा नाम लुई है। स्पष्ट था कि बड़े चपटे चेहरे वाला यह रानी इस जंगल का बंदरों का राजा और शासक है। उसने लड़के की पूरी पहचान बता दी और यह भी कि इसी एक दुष्ट बाघ उसका पीछा कर रहा है। उसने दावा किया कि वह लड़के को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन बदले में लड़के को उसके लिए लाल फूल लाना होगा। लाल फूल असल में आग की चिंगारी थी, वह आग जो पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। लड़के ने कहा कि वह बचपन से जंगल में पला बढ़ा है और उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन बंदर राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसका मानना था कि हर इंसान आग बनाना जानता है। बंदर राजा आज से आग इसलिए चाहता था क्योंकि उसके पास सब कुछ था, सिर्फ आग को छोड़कर। जंगल में हर जानवर आग से डरता है। जिसके पास आग होगी वह सब पर राज करेगा। जब बंदर राजा अब भी जिद पर अड़ा हुआ था, तभी लड़के का दोस्त भूरा भालू वहाँ आ पहुंचा। चतुर भालू ने आते ही बंदर राजा की जमकर तारीफ शुरू कर दी, जिससे सभी बंदरों का ध्यान उसी पर चला गया। उसी दौरान काला तेंदुआ एक तरफ से प्रकट हुआ और लड़के को आंखों से इशारा किया। फिर वह चुपचाप लड़के को वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन तभी एक छोटे बंदर ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बंदर राजा के आदेश देते ही सारे बंदर उनका पीछा करने दौड़ पड़े। अब स्वयं घमंडी बंदर राजा भी लड़के को पकड़ने निकल पड़ा। काले तेंदुए और भालू ने लड़के से कहा कि वह पहले भाग जाए, वे खुद बंदरों को रोकेंगे। लेकिन लड़का अभी कहिले से बाहर निकला भी नहीं था कि चपटे चेहरे वाला
वाला बंदर राजा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने लड़के से कहा, बाहर जो भेड़िए तुम्हारी रक्षा करते हैं। भेड़ियों का राजा दुष्ट बाघ के हाथों मारा जा चुका था और अब केवल वही लड़के की रक्षा कर सकता था। यह सुनकर कि भेड़िया राजा मर चुका है, लड़का पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यही बात उसके मन में उठ रहे संदेह को और भी पक्का कर गई। अरे भाग मत जाना, तुम कौन हो? कौन हो तुम? बाहर खड़े भालू ने छोटे बंदरों के झुंड पर जोरदार दहाड़ लगाई। अगले ही पल अंदर लड़का अब भी बंदर राजा से बचने की कोशिश कर रहा था। जब उसे लगा कि वह किसी तरह बचकर निकल जाएगा, तभी अचानक याचा लड़के को पकड़ने के लिए बंदर राजा ने कहिले के पत्थर के स्तंभ तक तोड़ डाले। लड़का पूरी ताकत से आगे भागता रहा। कहिले से बाहर कूदने के आखिरी पल में बंदर राजा उसे पकड़ नहीं पाया। गुस्से में आकर वह जबरदस्ती बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बचे हुए स्तंभ कहिले का भार सह न सके। देखते ही देखते पूरा विशाल कहिला धराशायी हो गया। बंदर राजा खुद ही अपने लालच का शिकार बन गया। अपने राजा के मलबे में दबते ही सारे छोटे बंदर उसे निकालने दौड़ पड़े। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर काला तेंदुआ और भालू वहाँ से भाग निकले, लेकिन लड़का अकेला ही इंसानों के गांव की ओर दौड़ पड़ा। वह जानता था कि अगर उसे दुष्ट बाघ को हराकर भेड़िया राजा और अपने पिता का बदला लेना है, तो उसे वह आग चाहिए जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। वह चुपचाप गांव के भीतर घुसा, एक जलती मशाल उठाई और पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वह पीछे मुड़कर देखे बिना लगातार भागता रहा। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि रास्ते में गिरी चिंगारियों ने घास को आग लगा दी है। एक बड़े मुंह वाला पक्षी लड़के को आग के साथ जंगल में जाते देख तुरंत यह खबर पूरे जंगल में फैला देता है। कुछ ही देर में सारे जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। लड़का वहां पहुंचा और दुष्ट बाघ का नाम लेकर उसे अकेले लड़ने की चुनौती दी, लेकिन बाघ ने उसे पीछे मुड़कर देखने को कहा। पीछे पूरा जंगल भीषण आग में जल रहा था। दुष्ट बाघ ने जंगल पर आई इस तबाही के लिए लड़के का मजाक उड़ाया। पास खड़े जानवर भी लड़के से डरने लगे। यह देखकर लड़के को गहरा पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपने हाथ की मशाल नदी में फेंक दी। मुझे यकीन है यही मेरा घर है, लेकिन यही तो दुष्ट बाघ चाहता था। जैसे ही लड़के के हाथ से खतरा खत्म हुआ, बाघ बदला लेने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी लड़के के पीछे उसके सारे साथी और भेड़ियों का झुंड आ खड़ा हुआ। सब मिलकर दुष्ट बाघ का सामना करने को तैयार थे। अपनी ताकत को चुनौती मिलते देख बाघ गुस्से से आग बबूला हो गया और जोरदार हमला कर दिया। सबसे पहले भूरा भालू आगे बढ़ा और वार को झेल लिया। इसके बाद भेड़ियों का झुंड भी एक साथ टूट पड़ा। लड़का भी बदला लेने आगे बढ़ा, लेकिन काले तेंदुए ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अगर तुम्हें दुष्ट बाघ को हराना है तो इंसानों की बुद्धि का इस्तेमाल करो। यह सुनते ही लड़के को सब समझ आ गया। वह तुरंत जलती आग की ओर दौड़ पड़ा। दुष्ट बाघ यह देकर भेड़ियों के घेरे से छूट गया और पागलों की तरह लड़के का पीछा करने लगा। जैसे ही बाघ उसे पकड़ने ही वाला था, काला तेंदुआ पीछे से आया और उस पर झपट पड़ा ताकि लड़के को कुछ और समय मिल सके।